लास्ट टाइम यहाँ पर बात समाप्त की थी कि अगर हम स्वयं को जानना मनुष्य जीवन का बड़ा लक्ष्य मान लें इसे, तो एक नई जर्नी संभव है, एक नई यात्रा संभव है। लेकिन इस यात्रा पर चलने से पहले ये भी जान लेना ज़रूरी है कि उस व्यक्ति का मन कैसा होना चाहिए। इसको हम एलिजिबल कंडीशन जो बोलते हैं, एलिजिबिलिटी। एक नॉर्मल आदमी नहीं चल पाएगा। एक नॉर्मल आदमी जो हंसता खेलता आदमी है, जिसके जीवन में संपन्नता है, जिसके जीवन में वैभव है, जिसके जीवन में सो कॉल्ड मटीरियल सक्सेस है, उसके लिए चलना कठिन है। तो ऐसी कुछ दो चार पॉइंट्स हैं, दो चार उसके एलिजिबिलिटी के कंडीशंस हैं जिन्हें पहले डिस्कस करते हैं। उसी से जुड़ी हुई कुछ और बातें सामने आएंगी और फिर कैसे जर्नी शुरू हो एक बड़े लक्ष्य की, उस पर बात करेंगे। तो पहला पॉइंट यही है कि उस व्यक्ति को ये अच्छे से समझ में आना चाहिए कि इस संसार में जो कुछ हम बनाते हैं, या वो ये सोचे जो कुछ मैंने बनाया है वो एक न एक दिन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिस्ट्रक्शन की एक समझ, एक रियलाइजेशन वाली समझ, क्योंकि उसने इतना जिया होगा कि बहुत कुछ डिस्ट्रॉय, बहुत कुछ डिस्ट्रक्शन उसने अपने जीवन में, अपने परिवार और अपने वर्क लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा। तो पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन से उसका एक कनेक्शन बन जाना चाहिए और उसको ये समझ में आना चाहिए कि जो भी हम बनाते हैं वो टूट जाता है, ध्वस्त हो जाता है। ये अलग बात है जब वो थोड़ा ज्ञान के रास्ते पे चलेगा तो उसे समझ में आएगा कि क्रिएशन, प्रिजर्वेशन, डिस्ट्रक्शन ये तो लॉ है, सृष्टि, स्थिति, लय, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन वो नियम के थ्योरी में समझने से पहले उसको रियलाइज होना चाहिए। ठीक उसी तरह दूसरा जो रिश्ते नातों की दुनिया है, जो हमारे प्रेम संबंध है, जिससे हमारा इमोशनल वर्ल्ड मजबूत होता है, वो इमोशनल वर्ल्ड को मजबूत करने वाले जो नज़दीकी रिश्ते हैं, उनके बारे में भी उसे ये समझ में आना चाहिए कि ये वक्ती रिश्ते हैं, ये एक्सीडेंटली मेरे साथ है, ये मेरे परमानेंट साथी नहीं है, और मैं अगर इनके लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाता हूं तो ये भी मेरे लिए अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो वो जो उसका प्रेम की अंडरस्टैंडिंग है, वो जो उसकी एक धारणा थी जब वो जवान था प्रेम को लेकर, और अब जब वो थोड़ा सा वयस्क हो गया, प्रौढ़ हो गया, उसे समझ में आया कि सब स्वार्थ के रिश्ते हैं और हर रिश्ते में समस्याएं आ जाती हैं, नेगेटिविटी आ ही जाती है एक उम्र के बाद। और आपका चित्त जो एक ख़ास युवा अवस्था में या टीनेज वर्ल्ड में जो बहुत होपफुल, बहुत ड्रीम से भरा हुआ, बहुत पॉजिटिव और बहुत सर्विस ओरिएंटेड, हेल्पिंग अदर्स, गुड था, वो धीरे धीरे उल्टा होना शुरू होता है। और आप एक ख़ास उम्र में अपने अंदर के जो इमोशंस हैं उसमें ज़्यादातर एंगर देखते हैं, जेलसी देखते हैं, ईगो देखते हैं, पोजेसिवनेस देखते हैं, फियर देखते हैं, बहुत बड़ा फियरफुल शुरू हो जाता है जीवन, हेट्रेड देखते हैं। तो आपका वर्ल्ड का जो एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, आप अंदर से नेगेटिविटी से बहुत भर जाते हैं। और सिर्फ नेगेटिविटी से भरे रहने से बात नहीं ख़त्म होती, आप इससे परेशान होते हैं, परेशान होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा न कोई। खोजने वाले को या थोड़ा भी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने वाले को ये पता चलता है कि मेरे अंदर कितनी बुराइयां हैं, तो आदमी को अपनी बुराइयां दिखाई देनी शुरू होनी चाहिए। वो उनका प्रचार करे ये ज़रूरी नहीं है, वो हर जगह डिस्कस करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट ही शुड नो दैट इनसाइड इज लाइक दिस। बट हम कॉन्शियस वर्ल्ड में चूंकि अच्छे अच्छे बातों से, अच्छे अच्छे बिहेवियर से हम अपना एक इम्प्रेशन जमाते हैं, जो कि बेसिकली इम्प्रेशन है, और इन रियलिटी हमारे अंदर नेगेटिविटी की एक धारा अंदर बहती रहती है, जिसका पता हमें ही रहता है। तो उससे भी हमें डिस्टर्ब होना चाहिए, वो हमें परेशान करना चाहिए। परेशान का मतलब है कि आपको उसका कुछ इलाज ढूंढना है, साइकिट्री में नहीं, दवाइयाँ खाने से नहीं, आपको कुछ इलाज ढूंढना है ऐसा कि क्या कोई मरहम है इसका, क्या मैं अंदर से भी
पॉजिटिव हो सकता हूँ सही अर्थ में। आज तो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी पर इतनी किताबें, इतनी बातें और इतने वीडियोस घूम रहे हैं कि हर दूसरा आदमी थ्योरी में तो ज्ञानी हो ही चुका है, बोलने को तो वो हर किसी को लेक्चर दे सकता है, लेकिन खुद उसका अपने जीवन में अमल होना, खुद अपने जीवन में उसका एप्लीकेशन, ये एक संघर्ष की बात है। यहाँ से यात्रा शुरू होती है जब आदमी अपने ऊपर काम करना शुरू करता है, जब उसे अपने अंदर की बुराइयों को पता चलता है। साइकोलॉजी में हम चेतन अचेतन मन की बात सुनते पढ़ते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस और भी कुछ है, लेकिन मोटा मोटी तो कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस की बात है। हम अक्सर ये समझते हैं कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो ही हमारा रियल माइंड है, जबकि ऐसा नहीं है। जो हमारा सबकॉन्शियस है, जो हमारे अंदर छिपा हुआ मन है, वही असली मन है, वही हम रियली में हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो स्वयं को जानने की राह पे चलेगा, उसको ये पता होना चाहिए कि मैं रियल में अंदर में ऐसा हूं। तो अच्छाई और बुराई, इसको लेकर उसे एक नई धारणा मिलनी चाहिए। और तीसरी बात जो और इंटरेस्टिंग बात है, उसे ये भी समझ में आना चाहिए कि मैंने आज तक जो कुछ किया या मेरे द्वारा आज तक जो कुछ हुआ वो बस हुआ है, इट हैज हैपेंड। वो पूरी तरह से न तो क्रेडिट ले सकता है और न किसी को दोष दे सकता है। ये एक बहुत बड़ा चेंज आता है थिंकिंग में उस व्यक्ति में जो स्वयं को जानने की राह पर ईमानदारी से चल सकता है। ईमानदारी से चलना जरूरी है। देखा देखी में तो बहुत लोग चलते हैं, लेकिन ईमानदार व्यक्ति इस राह पे वही है जो ये जैसे बोध हो जाए प्रैक्टिकली। एक तो हमारे देश में ऐसी बहुत सारी विचारधारा है। हमारे यहाँ डेस्टिनी का शब्द, हमारे यहाँ प्रारब्ध शब्द, हमारे यहाँ नियति शब्द, हमारे यहाँ भाग्य शब्द, वैसे भी फेट बोलो, गॉड बोलो, इनविजिबल फोर्स बोलो, ये तो है ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति को नई बात ये समझ में आनी चाहिए कि मेरा जीवन जो चला है वो उतना ही मैकेनिकल रहा है जितना धूप का आना, जितना सूरज का उगना, जितना चांद की किरणों का फैलना, जितना हवा का बहना, जितना बारिश का होना, तूफान का होना, वो बस हो रहा है। तो आपको ये पता चल जाए कि मैं मशीन हूं और मुझे इस मशीन को जानना है, ये भी एक पॉइंट बनता है जर्नी का। हम अपने आप को मशीन नहीं मानते, हमारे अंदर की बुराई को हम एक्सीडेंटल मानते हैं और हमारे अंदर की अच्छाई को हम अपनी बात मानते हैं कि ये मैं हूं। और सबसे बड़ी बात, हमारे जितने भी अचीवमेंट्स हैं इकोनॉमिक वर्ल्ड में, सोशल वर्ल्ड में, उसमें हम स्वयं को क्रेडिट देते हैं ये कहते हुए कि ये मेरी बात है, ये मैंने किया, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं इस प्रोफेशन में हूँ और मेरा मेरा मैं, इस तरह से मैं के दायरे में ही वो घूमता रहता है व्यक्ति और मैं का ही गुणगान होता है और मैं की वाहवाही के लिए जीता है और हर कार्य में उसे लगता है कि मैं कर रहा हूँ। जबकि ये रियलाइज होना कि ये जो हो रहा है ये मेरे द्वारा हो रहा है, मैं एक मशीन की तरह हूं, एक मीडियम की तरह हूं, ये किसी और तरीके से नहीं हो सकता था और ये ऐसा ही होना था। ये भी एक बात है जो हुआ है। चौथी बात है, ये संसार में जो होता है, हम उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो जर्नी पे चल रहा है, चलना चाहता है। वो जब ऐसा सोचना शुरू करता है कि मैं मशीन हूं, तो उसे ये रियलाइज होना शुरू होता है कि जो कुछ भी उसके जीवन में हुआ है और अभी भी जो हो रहा है वो होना था, वो बस होना था, वो हो गया। वो यूं होता तो ऐसा होता, इस थॉट से भी वो फ्री हो जाता है। हम अक्सर हमारे चिंतन में एक ये ट्रैक हमेशा रहता है, अगर मैंने ऐसा किया होता, अगर मैंने उस वक्त ये डिसीजन लिया होता। इस थॉट में भी परिवर्तन आना चाहिए कि वहां अगर मगर की कोई बात नहीं है। संसार में, संसार के जितने पावरफुल लॉज हैं, वहां ऐसा इफ्स एंड बट्स की कोई बात नहीं होती। वहां जो होता है सो होना होता है, जो होना होता है वही हो जाता है। उसमें हम शामिल है, परिवार शामिल है, सोसाइटी शामिल है, ऑफिस शामिल है, गवर्नमेंट शामिल है, नेशन शामिल है। ये कुछ बड़े फोर्सेस से ही होता है। तो उस व्यक्ति के मन में इन्हीं फोर्सेस को जानने की प्रबल इच्छा जगनी चाहिए कि मैं इस यूनिवर्स को कैसे गाइड किया जा रहा है, इसको जानूं। ये प्यास जिसमें जग गई, वही
नो दाई सेल्फ की रास्ते पर ईमानदारी से चल पाएगा। अब यहाँ पे लगे हाथ आज की बातचीत में ये ऐड कर देता हूँ कि ये जो चलना है, अगर हम नॉर्मल रीजनेबल व्यक्ति की बात करें जो बहुत ज़्यादा रटे रटाए शास्त्रों से ग्रसित नहीं है या रटे रटाए स्क्रिप्चर्स को फॉलो नहीं कर रहा है, वो कॉमन सेंस से जो अवेलेबल है आज के युग में, आज के समय में, आज के पीरियड में, जो भी टीचर, जो भी स्क्रिप्चर को एक्सप्लेन करने वाले लोग में अवेलेबल हैं, उनको बस सुनना शुरू करें और उसके लिए विधिवत समय निकालें। पहला टास्क यही करना है। यहां से स्टडी का फेज शुरू होता है। जिस तरह से हमने अपने नौकरी पाने के लिए स्कूल कॉलेज से स्टडी का फेज शुरू किया, ठीक वैसे ही स्वयं को जानने के लिए पहला फेज स्टडी का फेज है। उसे टेक्निकली श्रवण का फेज भी कहते हैं। आपको बस सुनना है और आपको बहुत सुनना पड़ेगा। एक तो प्रॉब्लम यह है कि आज के टाइम में बोलने वाले बहुत ज़्यादा हैं। आपके पास यूट्यूब में भी भरे हुए लेक्चरर्स हैं, टीचर्स हैं और स्क्रिप्चर्स को एक्सप्लेन करने वाले लोग हैं, लेकिन उन सब को सुनते सुनते आपको कुछ करना भी पड़ेगा और ये भी देखना पड़ेगा कि क्या ये जो बोला जा रहा है ये मेरे माकूल है या नहीं, ये मुझे अफेक्ट कर रहा है कि नहीं, एम आई गेटिंग हेल्प्ड, क्या मेरी कोई मदद हो रही है कि नहीं हो रही है, या मैं फिर वही एक विशेष सर्कल में घूम रहा हूँ। तो ये जो स्टडी है ये बड़ी सीरियस स्टडी की ज़रूरत है, गूढ़ चिंतन, गूढ़ अध्ययन की ज़रूरत है। ये कैजुअल एफर्ट नहीं हो सकता, ये टाइम पास जैसा नहीं हो सकता। टाइम पास जैसा होगा तो उसका इम्पैक्ट भी टाइम पास जैसा होगा। तो यहाँ पे उसको एक बड़ा विल, बड़े संकल्प की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें वन लाइन में मैं ये कहूँगा कि वो ये जान गया है कि प्रकृति ने एवोल्यूशन की धारा में हमको यहाँ तक लाया है कलेक्टिवली, लेकिन अब मुझे कॉन्शियसली अपने आप को और बेहतर बनाना है। ये जो स्वयं को बेहतर बनाने की एक अंदर से पुकार आती है, अंदर से एक रिक्वायरमेंट आती है, यही हमें एक नई धारा, एक नया रास्ता चलने के लिए प्रेरित करती है। और तब हमें दूसरे फोर्सेस हेल्प करते, वो ऑलरेडी हैं, वो दूसरे इन्फ्लुएंसेस हैं, उसमें टीचर्स हैं ऑलरेडी जिन्होंने काम किया है, गुरुज हैं ऑलरेडी जिन्होंने काम किया है, अभी भी कुछ लोग कर रहे हैं, टेक्स्ट्स हैं, बुक्स हैं, वाइज लोगों की लिखी हुई कुछ इंटरेस्टिंग बुक्स हैं। तो आदमी अपने आप ही उसको अट्रैक्ट करना शुरू करता है, करना चाहिए और उसके लिए समय देना चाहिए। साथ ही साथ ये भाव भी उसके मन में होना चाहिए कि इससे मैं कोई आर्थिक लाभ नहीं लूँगा। ये जो फेज़ है ये स्टूडेंट का फेज़ है, ये प्रॉपर स्टूडेंट की तरह आपको चलना चाहिए। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में ये बात करते हैं कि वो कौन से टेक्स्ट्स हैं, वो कौन से इंटरेस्टिंग या पावरफुल स्क्रिप्चर्स हैं जिनका अध्ययन करने से थोड़ी सी एक इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग में चेंज आना शुरू होता है। और फिर उसके बाद अगला स्टेज आता है कि उसको अप्लाई कैसे करें। उसमें आपने कुछ नए तत्व जान लिए, उसमें कुछ नए ट्रूथ्स जान लिए, जो ट्रूथ थ्योरेटिकल हैं उसको प्रैक्टिस में कैसे लाएं। उसके लिए फिर एक अगला स्टेज आता है टीचर की खोज या मास्टर की खोज। उसमें बहुत समय लगता है और वो एकदम विवाह के जैसा है। जैसे लड़का लड़की शादी के लिए, अगर अरेंज मैरिज में जब हम विवाह के लिए पात्र ढूंढते हैं तो वो एक इजी रास्ता नहीं होता है। गुरु की खोज या मास्टर की खोज भी वैसी एक खोज है। आपको बहुत से गुरुओं से गुजरना पड़ता है, बहुत से ट्रायल एंड एरर मेथड से गुजरना पड़ता है, तब जाके फाइनली आप कहीं पे सेटल टाइप होते हैं, आपका तार मिल जाता है, आपकी वाइब्रेशन सेम हो जाती है और तब असली बिगिनिंग ऑफ द जर्नी शुरू होती है व्हेन यू फाइंड ए गुरु। उससे पहले आपको बहुत स्ट्रगल, बहुत मेहनत चिंतन के लेवल पे, अध्ययन के लेवल पे और अपने छोटे मोटे प्रैक्टिसेस के लेवल पे करते रहनी पड़ती है। उसमें फेल होते रहना पड़ेगा, किया फिर आप हार गए, किया फिर आप हार गए, फिर वो आपका मेंटल वर्ल्ड डिस्टर्ब ही रहना चाहिए। तब आप गुरु की जो जेन्युइन खोज है उसमें आप किसी हद तक सफल होते हैं और तब एक फ्रेश बिगिनिंग होती है। हालांकि उसके बाद भी चीज़ें हम पहुंच गए ऐसा नहीं कह सकते। हमारी जो मंजिल है वो बहुत 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 दूर है, बहुत 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 आगे है। ये तो मैं पाथ की शुरुआत की बात कह रहा हूँ। अभी जब स्टडी हम करेंगे, स्टडी से शुरू होगा
प्री नर्सरी, गुरु जब मिल गया तो नर्सरी। गुरु का मतलब है हमने स्कूल में एडमिशन ले लिया, अब हम इस गुरु की छत्रछाया के नीचे हैं, तो हम वो चाहे वो क्लास 1 बोलें, कुछ भी बोलें उसको, वो हम उस गुरु की कक्षा में पहले कक्षा में आ गए हैं, ऐसा मान सकते हैं। फिर आगे क्या क्या होता है इसकी भी बहुत लंबी बात है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सुनने देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिन शुभ रहे। थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय।